को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते हैं। और डिस्टर्ब करते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, हम क्या डबल डिस्टर्ब होना चाहिए? नहीं, हमें संतुलन बना करके रखना चाहिए। ब्लड मून हो या फिर नॉर्मली ग्रहण हो, ग्रहण कभी अच्छा होता ही नहीं है। जो चीज ग्रस्त हो रही है, जो चीज डिस्टर्ब हो रही है, जो अपनी एक नॉर्मल सिचुएशन से हट रही है, इट मीन्स कि वो डिस्टर्ब है, वो आपके ऊपर डिस्टर्बिंग ही इम्पैक्ट डाल सकती है। अवेयरनेस यहाँ पे हमें बचाती है। दूसरा, जब अभी ये अष्टक चलते हैं तो हर दिन एक ग्रह जो होता है वो बहुत उग्र अवस्था में रहता है। अब जब होली का पर्व आएगा उस दिन राहु और केतु उग्र रहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि राहु केतु ही ग्रहण लगाते हैं और राहु केतु ही उस समय उग्र अवस्था में रहेंगे। तो ब्लड मून से क्या हुआ, पूर्णिमा को तो बल मिल गया। ब्लड मून होने से जैसे पूर्णिमा बहुत डाउन रहती है हर किसी की, ज्यादातर, और खास करके जिनका चंद्रमा वीक होता है उनकी तो बहुत डाउन रहती है, लेकिन यहाँ पर ग्रहण का प्रभाव हमारे देश में नहीं है तो हम कहीं ना कहीं बचे हुए हैं। बट ग्रह पीड़ित है, इसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। उसके सॉल्यूशन बताएंगे, अवेयरनेस रखिएगा और बहुत आप सुरक्षित भी रहेंगे। मतलब बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा कि जिससे चिंता में आने की जरूरत है या डरने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद भी ये जो लाल रंग है ये बहुत कुछ कहता है। होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, और ऐसे में चंद्रमा जो है वो भी अपने आप में लाल रंग में नजर आएगा। तो ऋतु जी, ये मैं आपसे जानना चाहूंगी, लाल रंग क्या कहता है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं न्यूज़ के सभी दर्शकों को। और लाल रंग क्या कहता है, क्योंकि इस बार ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा लाल नजर आ रहे हैं। उसके पीछे देखिए वैज्ञानिक रीजन तो है ही कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो मोस्ट जितना ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट चंद्रमा का ढक जाता है और सूर्य की जितनी किरणें पड़ती हैं, क्योंकि सूर्य की किरणों में 7 रंग हैं, हम सभी जानते हैं, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, जो सबसे पहला रंग है वो है लाल। तो इतना पार्ट जो बच जाता है और ऊपर ऊपर की लेयर जो विस्तारित कर पाती है पृथ्वी, वो चंद्रमा पर पड़ती है। तो वैज्ञानिक रीजन तो ये है क्योंकि सूर्य के 7 रंगों में से लाल रंग ही पड़ पाता है, इस वजह से चंद्रमा लाल नजर आएगा। ज्योतिषीय कारण भी हम देख सकते हैं। इस बार देखिए सिंह राशि में ग्रहण लग रहा है, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में ग्रहण लग रहा है। सिंह राशि के जो लॉर्ड है सूर्य देवता है, और भगवान सूर्य का कलर है लाल और ऑरेंज मिक्स। तो ऐसा नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भी, लोगों की जो एक स्ट्रांग है ग्रहों का, जो सूर्य ग्रह है वो स्ट्रांग भी होगा इस ग्रहण से। लेकिन क्योंकि खगोलीय घटनाएं और हर खगोलीय घटना ब्रह्मांड संहिता के अंतर्गत आती है, तो देखिए ब्रह्मांड संहिता में जो निर्धारित है पिंकी जी, वो सब कुछ पूरा नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इंपैक्ट होते हैं, कुछ अच्छा, कुछ शुभ, कुछ अशुभ। आपकी बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, क्यों कहते हैं ना यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो जो भी ब्रह्मांड में घटना घटती है उसका इंपैक्ट आपके शरीर पर अवश्य पड़ता है, क्योंकि 70% ब्रह्मांड में भी पानी है और हमारे शरीर में भी पानी है। और चंद्रमा पानी का, जल का कारक है, मन का भी कारक है, माता का भी कारक है। तो इस स्थिति में जब लाल चंद्रमा नजर आ रहा है तो हो सकता है आपका मन परेशान हो, अकारण मन परेशान हो सकता है। और जल संबंधी, जैसे पूरे विश्व में जहां जहां इसका इंपैक्ट देखा जा रहा है, उत्तरी पश्चिमी अमेरिका में और पश्चिमी यूरोप में, क्योंकि भारत में तो नगण्य है इसका असर, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी घटना घटती है तो उसका असर हर जगह पड़ता है, चाहे वो दृश्य हो या ना हो। और इस बार तो आप देखिए शनि और सूर्य की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही है, तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिव है कि जब सूर्य और शनि की दृष्टि एक साथ पड़ती है चंद्रमा पर। मीन राशि में 3 ग्रह रहेंगे 14 मार्च के दिन, बुध रहेगा, सूर्य है तो और राहु, 3 बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जो कि मीन राशि में रहने वाले हैं। तो ये त्रिग्रही योग है, तो इसका थोड़ा सा मिला जुला असर रहेगा। अपने बर्थ चार्ट का एक बार एनालिसिस कराना चाहिए। अगर चंद्रमा कहीं ना कहीं कमजोर है तो उसका कुछ देखिए थोड़े से उपाय होते हैं। शिव पंचाक्षर स्त्रोत का, अगर आप शिव पंचाक्षर जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, सिर्फ उसका जाप आप करिए, ओम चंद्रमस्य नमः का जाप करिए, क्योंकि ग्रहण में ये सिद्धि का समय होता है। तो चाहे जितना भी नेगेटिव इंपैक्ट हो, अगर आप मंत्र जाप करते रहते हैं तो इसकी नेगेटिविटी हम पर बहुत ज्यादा असर नहीं करती है। तो डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और बस कुछ चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा।
और उन चीज़ों का ध्यान आप रखेंगे तो ये वक्त भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी साबित हो सकता है। जीतू जी, अब आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस तरीके से कुछ जगह ऐसी होती हैं, कुछ राज्य ऐसे होते हैं दिन के वक्त होली की पूजा की जाती है, तो वहाँ पर क्या समय अनुकूल रहेगा पूजा करने के लिए? इस पर कितना ज़्यादा इफेक्ट जो है चंद्र ग्रहण का, रेड मून का देखने को मिलेगा? एक समय जो है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे दर्शक भी वो सही समय जानना चाहेंगे पूजा अर्चना का। कोई भी त्यौहार आता है तो सही मुहूर्त में पूजा करने के लिए बेहद ही ज़्यादा जो है लोग तलाशते हैं कौन सा ज़्यादा शुभ कार्य वक्त होगा जब उनकी पूजा का सबसे ज़्यादा लाभ जो है उनको प्राप्त हो। जी देखिए, बहुत ही उत्तम ये प्रश्न है और यही प्रश्न जो है हर किसी के दिलो दिमाग पर इस समय छाया ही हुआ है। होली का दहन होली के रंगों की होली से एक दिन पहले मनाया जाता है, यानी नकारात्मकता का खात्मा करना उस दिन और उसके बाद खुशियों का आगमन करना। ये दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पूजा की यहाँ बात आती है तो ये पूजा की जाती है ज्यादातर होली के एक दिन पहले, यानी होलाष्टक जिस दिन समाप्त होता है, होली का दहन होता है। क्योंकि दिन में ही वहां पे पूरी होली का दहन के अंदर आगे पीछे बहुत सारी चीजों को, सामग्रियों को रखा जाता है, क्योंकि दहन का मुहूर्त यहाँ देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं एक तो सबसे पहले कि अग्निवास धरती पर होना चाहिए, क्योंकि कोई भी अनुष्ठान यज्ञ तब किया जाता है जब अग्निवास पृथ्वी पर होता है। दूसरा पहलू होता है कि भद्रा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भद्रा में होली का दहन नहीं किया जाता है, बहुत अशुभ माना जाता है। अगर हम भद्रा का जो समय देख रहे हैं तो जो पूंछ की भद्रा है वो शाम को 7 बजे से लेकर के 8:18 तक की है। इसका मतलब है कि दिन में नहीं है। तो दिन में आप जो अपनी पूजा विधि विधान चाहते हैं वो कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि उसके आगे का जो मुख की भद्रा है वो ज्यादा नकारात्मक मानी जाती है, वो अच्छी नहीं मानी जाती। उसका प्रभाव पूंछ की भद्रा से कई गुना ज्यादा होता है। तो जो मुख की भद्रा रहेगी वो 8:18 से लेकर के 10:27 तक की है। तो इस बीच तो इसका मतलब है कि होलिका दहन नहीं होने वाला। जो दिन की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन होलिका दहन का समय स्किप हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से लेकर के आगे हम बढ़ते हैं तो जो हमारे दहन का समय मिल रहा है वो 11:26 से लेकर के 12:30 मध्य रात्रि, यानी कहते तो सूर्य अस्त होता था तो हमारे होलिका दहन हो जाते थे। लेकिन इस बार देखिए कितनी विडंबना है कि समय कितना आगे स्ट्रेच हो गया जो हम होलिका दहन कर ही नहीं पाएंगे। बहुत सारे लोग नकारात्मकता उतारने के लिए, नेगेटिविटी उतारने के लिए, अपनी बीमारियों को खत्म करने के लिए तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका जो भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो वहम है वो सबका खात्मा करने के लिए। लेकिन हमें कह रही कि जितना ज्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए फिर भी, बट हाँ अपनी क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए, अपने ओरा अपने एनर्जी की क्लीनिंग जरूर करनी चाहिए। दहन का समय हमने आपको बता दिया मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगा, लेकिन 11:26 से। लेकिन ये बीच का समय कैसे छोड़ दिया इन्होंने? देखो बीच का समय ना इधर है ना उधर है। अब बीच के समय में क्या है कि कोई भी जब मुख के अंदर भद्रा जाती है, कहते हैं उसका विष का प्रभाव जो है लंबे समय तक रहता है। तो ये पीरियड जो बीच का 1 घंटा बच गया है वो उसी प्रभाव में है, इसलिए वहां पे होलिका दहन नहीं किया जाएगा। यहाँ पे जब होलिका दहन किया जा रहा है वो वृश्चिक लग्न है उस समय, और महाकाल का समय है वो, इसीलिए इस समय उत्तम रहेगा होलिका दहन करना। पूजा दिन में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और होली वाले दिन आप रंगों को जरूर मनाइए, लेकिन एक ऐसे 2 रंग एक ऐसे हैं जिसका प्रयोग आपने इस बार बिल्कुल नहीं करना है। वो ये भी हम आपसे जानेंगे, बिल्कुल ये भी हम जानेंगे आपसे। लेकिन इससे पहले मैं रितु जी से जानना चाहूंगी कि ब्लड मून का, इस चंद्र ग्रहण का किन राशियों पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिल सकता है और किन राशियों पर सबसे कम इसका प्रभाव रहेगा? वो कौन सी राशि होंगी जिनको इसका लाभ भी जो है वो मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए सभी राशियों पर कोई भी ग्रहण हो या कोई भी घटना हो उसका असर इम्पैक्ट सारी राशियों पर ही पड़ता है। यहाँ पर कुछ राशियाँ हैं, जैसे सिंह राशि की अगर हम बात करें, क्योंकि सिंह राशि में ही ये ग्रहण लग रहा है, तो सिंह राशि के जातकों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। इस दिन हो सकता है कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य वो इस दिन ना करें। इस दिन क्या मतलब, ग्रहण जब भी होता है पिंकी, तो उसके 15 दिन पहले और 15 दिन बाद का समय थोड़ा नेगेटिव होता है और उस राशि पर असर डालता है। तो
इस दौरान उन्हें कोई बड़ी डील, कोई बड़ा कार्य ऐसा नहीं आरंभ करना चाहिए या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है क्योंकि उसी राशि में ग्रहण है। साथ ही मेष राशि वालों को भी बहुत सावधान रहना है, उनका भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी नजर आ रही है। वृष राशि वालों को मानसिक स्थिति उनकी थोड़ी सी खराब हो सकती है, हो सकता है मेंटली वो परेशान हो, कोई ऐसी चिंता, कोई ऐसा तनाव उनकी लाइफ में हो। मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो हो सकता है उनके पारिवारिक कलह दिख रहा है, भाई बहनों के साथ थोड़ा संबंध खराब हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रेंथ में वृद्धि हो रही है। वो कोई ऐसा कार्य जो लंबे समय से उनका पेंडिंग था वो कर सकते हैं। कर्क राशि, क्योंकि वो चंद्रमा की राशि है तो उनका भी थोड़ा सा उनको ध्यान रखना है, वो डिप्रेशन में न जाए, किसी बात को लेके जल्दी निराश ना हो और उनको भगवान शिव के जो मंत्र हैं वो करते रहने चाहिए। अगर रुद्राष्टक करते हैं, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अगर इसका पाठ करते हैं बहुत अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो केवल ओम नमः शिवाय का पाठ करें। सिंह राशि के बाद हमारी कन्या राशि आती है, तो कन्या राशि के जातकों के थोड़े से संबंध प्रभावित हो सकते हैं क्योंकि ये बड़ी इमोशनल भी होती है, तो इनको थोड़ा ध्यान रखना है। किसी न किसी या तो मैरिज लाइफ में इनकी दिक्कत आ सकती है, उसका ध्यान रखें। और इनके जीवन में हो सकता है स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है, वो भी हो सकता है। तुला राशि वालों में भी उनके लिए अच्छा है, उनका प्रमोशन हो सकता है, उनके कार्य क्षेत्र में उनको कोई लाभ मिल सकता है। और ऐसे लोग, अगर देखिए होली का दहन वाले दिन अगर राशि के अनुसार हम अपनी चीज़ें उसमें डालते हैं होली की अग्नि में तो बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है और हमारे ग्रह भी ठीक होते हैं। तो कुछ चीज़ें तो हैं जो सबके लिए होती हैं, जैसे हम पीली सरसों डालते हैं, एक सूखा नारियल डालते हैं उसमें, इस तरह की चीज़ें होती हैं, थोड़े से कच्चे चावल, तो ये तो किसी भी राशि के लोग डाल सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा यहाँ पर ये भी है कि आप जब होलिका दहन के वक्त पूजा की बात कर रहे हैं तो क्या इस बार की पूजा में, होलिका दहन के वक्त जब पूजा की जाती है तो इस बार की पूजा में क्या कुछ ऐसे स्टेप्स भी करने चाहिए जिससे ये जो चंद्र ग्रहण है इसका इम्पैक्ट कम हो सके? बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रही थी कि इस बार चंद्र ग्रहण है और हम कहते हैं ना ग्रहण के बाद दान करना चाहिए, तो दान इस बार भी आप कीजिए, लेकिन क्योंकि आपको अवसर मिल रहा है उससे पहले, ग्रहण से पहले ही मिल जा रहा है अवसर आपको रात्रि में, क्योंकि पूर्णिमा जो फागुन की पूर्णिमा होती है उस दिन हमारा ग्रहण होता है। एक चीज और होती है कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा पर ही हम दहन कर सकते हैं होलिका दहन, तो वो हमें मिल रहा है 13 मार्च को। तो आप अपने आगे के लिए उपाय कर सकते हैं। कच्चे चावल जो मैं आपको बात कर रही हूँ, क्योंकि सफेद चीजों का दान करते हैं और चावल हम अग्नि में प्रवाहित करें और काले तिल प्रवाहित करें। और देखिए पूर्वांचल में एक बड़ी अच्छी परंपरा है कि सरसों, पीली सरसों लेते हैं और उसको उपटन के फॉर्म में ना ऊपर सिर से नीचे पैर तक लगाते हैं और उसको फिर ले जाकर उसमें अग्नि में डाल देते हैं। इससे कहते हैं कि आपके ऊपर अगर कोई तंत्र का प्रभाव है, कोई नेगेटिविटी है, नजर दोष है, या कहते हैं ना किसी ने कुछ नेगेटिव कराया हुआ है, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। क्योंकि अभी देखिए हमारी जीतू जी ने भी बताया कि होलाष्टक में नेगेटिव एनर्जी बहुत, जो हमारे ग्रह होते हैं बहुत उग्र अवस्था में रहते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है कि कहते हैं होलाष्टक वाले दिन भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया था और इस घटना के बाद सारे ग्रह उग्र अवस्था में आ गए थे। और होली वाले दिन राहु और केतु उग्र अवस्था में रहने वाले हैं, तो राहु और केतु से संबंधित चीजें आप जौ अग्नि में प्रवाहित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज। सबसे अच्छा होता है सूखा नारियल, वो परिवार में जितने सदस्य हैं सबके सिर से आप 7 बार वारिए और उसको अग्नि में आप प्रवाहित कर दीजिए और फिर अपनी समस्या और अपने ग्रहों के अनुसार आप ये उपाय कर सकते हैं और इससे ग्रहण के जो नकारात्मक प्रभाव है उससे आप बचे रहेंगे। बिल्कुल, तो हमारे दर्शकों को बस ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो अपनाने होंगे, उसके बाद जो है चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव को आप खुद से दूर कर सकते हैं। और इसी के साथ चिंता की बिल्कुल भी कोई भी बात नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पर ज्योतिषाचार्य और ज्योतिषी ने कहा है, आप ये सुनिएगा ध्यान से, और ऐसे में बिल्कुल भी इस रेड मून से डरने की ज़रूरत नहीं है। जीतू जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कलर्स को लेकर आप बात कर रही थी, रंगों को लेकर आप बात कर रही थी, तो वो कौन से रंग हैं जो इस बार होली खेलते वक्त अवॉइड करने चाहिए और क्यों अवॉइड करने चाहिए? क्या चंद्र ग्रहण की वजह से इनको अवॉइड करना चाहिए क्या इस बार? जी बिल्कुल, देखिए बहुत उत्तम क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम रंग खेलते हैं तो हम भूल जाते हैं, हम सारे रंग लगा देते हैं। हम किसी का प्रभाव जो होता है ना वो सोचते ही नहीं कि इसका नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ पड़ सकता है। देखिए काला रंग और जो डार्क ब्लू कलर होता है ये आपके चक्रा को ब्लॉक कर देता है जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ता है। जो मल्टी कलर्स होते हैं जब आपकी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं तो जो जो चक्रा का रंग होता है वो उस चक्रा को एक्टिवेट कर देता है। यानी यहाँ पे सारे चक्रा जो बॉडी के हैं वो संतुलित भी हो सकते हैं। दूसरा, राहु केतु इस दिन उग्र अवस्था में रहेंगे, जिसकी वजह से काले और डार्क नीले रंग को आपने अवॉइड करना है।
ग्रे कलर जो होता है ना, जो सिल्वरिश ग्रे होता है, ग्रे सिल्वर से ऊपर होता है, डार्क होता है थोड़ा सा, जो ब्लैकिश टोन की तरफ जाने लगता है, उसे भी अवॉइड कर दीजिएगा। क्योंकि वैसे ही वो प्लेनेट उग्र अवस्था में है, जब उसे आप अपनी बॉडी के ऊपर या सामने वाले के ऊपर डालेंगे तो वो खुश होने के बजाय हो सकता है वो समय तमतमा जाए, कुछ बुरे शब्द अपशब्द आपको बोल दे, और फिर माहौल बन जाएगा झगड़े का और लड़ाई का। अच्छा माहौल बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, डार्क ग्रे कलर ये अवॉइड करने हैं। जितने रंग है बाकी सब डाल लीजिए अपने ऊपर, इससे आपके चक्रा भी अच्छे रहेंगे और बहुत खुशी का वातावरण भी रहेगा। ठीक है रितु जी, अब एक सवाल मेरा आपसे है और ये आखिरी सवाल होगा हमारे इस कार्यक्रम में। सुबह की बहुत पाबंदी है मेरे पास, और ऐसे में सवाल ये है कि ये जो रेड मून है, चंद्र ग्रहण का जो इम्पैक्ट है, ये कितने वक्त तक के लिए रहने वाला है भारतवासियों के ऊपर? देखिए, ये जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रहण का इम्पैक्ट 1 महीने तक रहता ही रहता है, तो आने वाले 15 दिन बहुत सावधानियां बरतनी होंगी। और चंद्रमा, क्योंकि देखिए कोई भी गणना ना चंद्रमा की गति पर ही निर्भर करती है, हमारी ज्योतिषीय गणना की अगर हम बात करें, और पृथ्वी के सबसे निकट चंद्रमा है और चंद्रमा का चंद्र पर ग्रहण है, तो इम्पैक्ट पड़ेगा। देखा जाए तो इस बार हो सकता है कि कहीं अग्निकांड हो सकता है, क्योंकि सिंह राशि में ग्रहण है, तो अग्निकांड या आपसी लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं, डिवोर्स केसेस बढ़ सकते हैं, और खास तौर से राजनेताओं के ऊपर थोड़ा सा संकट है, तो उन्हें ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य में संकट है, राजनीतिक उथल पुथल होगा, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य आमने सामने इस बार रहते हैं और सिंह सूर्य की राशि में चंद्र ग्रहण है, तो इस बार राजनीतिक रूप से कुछ उथल पुथल देखने को मिलेगा पूरे विश्व में। भारत में उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन कोई ना कोई प्राकृतिक घटना जैसे पानी से, जल से रिलेटेड और अग्नि से रिलेटेड, इसका ध्यान रखना है। मानसिक स्थिति बहुत खराब होगी, कुछ चीजें जो हमने एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी कि लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कुछ घटनाएं जरूर सामने आने वाली हैं इस बार, तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत तो है। कुल मिलाकर आपको इस वक्त जो है खासकर होली मनाते वक्त जो है ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से बताया है रितु जी ने कि अग्नि और पानी, और होली का त्यौहार है तो अग्नि भी होती है और पानी भी होता है। होलिका दहन के वक्त आपको अग्नि से खुद को बचाना है, अपनों को बचाना है, और साथ ही होली खेलते वक्त जब पानी का इस्तेमाल करेंगे, रंगों का इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त भी आपको सावधानी बरतनी होगी। उसके बाद आपका ये त्यौहार जो है वो खुशियों भरा रहेगा। बस ये छोटे छोटे कदम हैं जो आपको उठाने होंगे। तमाम राशियों को लेकर भी यहाँ पर रितु जी ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है कि इन राशि वालों को क्या करना चाहिए, जिससे उनका ये समय जो है वो और भी ज़्यादा उत्तम और अनुकूल हो सके।